तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा में जिस तरीके से चुनी हुई सरकारें होती हैं, हम एक विश्व के सबसे विशालतम लोकतंत्र में रहते हैं और विशालतम लोकतंत्र में हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, देश में शासन चलाया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, तो जो राष्ट्र के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, उनके माध्यम से मंत्रिपरिषद का निर्माण हो, सब कुछ जो है तो हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है हमारे उसमें। और इसके लिए चूंकि ये चुनाव कार्य, हम किन को प्रतिनिधि के तौर पे चुनेंगे इसको लेकर के, किन का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, विधान परिषद का चुनाव कैसा होगा, पंचायती स्तर पर चुनाव कैसा होगा, इसके लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया गया है, निर्वाचन आयोग। क्या बनवाया गया है? निर्वाचन आयोग। एक ये संस्था बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया है, निर्वाचन आयोग। बड़ा ज्वलंत टॉपिक है और ये टॉपिक आप लोग आमतौर पे न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह पे जो है इसके बारे में सुनते हैं। आज जो है मैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो निर्वाचन आयोग वो संस्था है जो कि इंडिपेंडेंट है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है और इसको मुख्य जिम्मेदारी दी गई है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाए, भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के सदस्यों का, राज्य विधानसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का क्या किया जाए, निर्वाचन करवाया जाए। ये इसका मुख्य कार्य है। और आपको पता है निर्वाचन करने में हमारे यहाँ पर जो प्रणाली है वो है प्रथम खंभा छू लेने वाली प्रणाली, यानी कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वही जो है जनप्रतिनिधि बन जाता है। संसदीय क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, यानी संसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ पर हमने क्या सिस्टम बना रखा है, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो जीत जाएगा। ये सिस्टम बनाया गया है ना। हालिया समय में आप देखेंगे 70 के दशक के बाद से भारत में गठबंधन राजनीति प्रारंभ हो जाती है। जब 1976 में इमरजेंसी के बाद चुनाव होते हैं तो यहाँ से गठबंधन राजनीति चालू हो जाती है और 90 के दशक में बड़े स्तर पे गठबंधन, जो एकमात्र पार्टी थी आपकी, क्या नाम था, कांग्रेस पार्टी, उसके प्रति जनता का विश्वास। और लोकतंत्र में होता भी यही है, सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। अब देखो देश की जनसंख्या भी 70 के दशक के बाद बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो निर्वाचन आयोग को चूंकि आपको पता है कि किसी के चुनाव 5 साल बाद कराना है, कई बार मध्यवर्ती चुनाव भी हो जाते हैं, तो चुनाव भी जो है विभिन्न राज्यों के चुनाव समय समय पर होते रहे। अभी हालिया समय में आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के, केरल के चुनाव, पुदुचेरी के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव, असम के चुनाव भी एक साथ हुए। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव करवाए गए 2019 में। तो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। भारत में चुनाव एक पर्व के तौर पर है और जो कि हर साल किसी न किसी राज्य के और हर 5 साल में लोकसभा, राज्यसभा चलते रहते हैं। मतलब निर्वाचन आयोग फ्री नहीं बैठता, लगातार काम करता रहता है। तो पहले क्या होता था, बैलेट सिस्टम चलता था, मत पत्र चलते थे, ठप्पा और मुहर के माध्यम से आप क्या करते थे, बैलेट पेपर के माध्यम से क्या करते थे, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते थे, यदि आपको वोटिंग राइट है ना। तो अब 18 साल से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं सभी जो है वोट देते हैं। अब हाल फिलहाल में इस मशीन का आपने नाम जब जाते हैं तो आप ईवीएम के माध्यम से जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस ईवीएम में आप देख सकते हैं इधर कुछ बटन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक बटनें बनी हुई हैं, और इधर आपका जो पार्टी का प्रतीक चिन्ह है और जो आपका प्रतिनिधि है उसका नाम है। तो आपको जिसको वोट देना है यहाँ पे बटन दबाएंगे, आपका वोट हो जाएगा। और यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, इस मशीन से एक पर्ची निकलेगी, उस पर्ची से क्लियर हो जाएगा कि आपका वोट सही पड़ा या गलत पड़ा। ठीक है, आप उस पर्ची को ले करके बाहर नहीं आ सकते, इसलिए क्योंकि आपके वोट को गोपनीय बनाया गया है। ये आपका एक गोपनीय अधिकार है, इसको सार्वजनिक तौर पे नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, वोटिंग राइट को। तो और इससे बड़ा विवाद भी होगा, लेकिन आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ वोट मेरा सही जगह पे गया है। तो ईवीएम को लेकर बड़ा विवाद है, ईवीएम को लेकर विश्वास नहीं है, और ये विश्वास तब और ज़्यादा घटा। वैसे सन 2000 से ही इसको लेकर बहुत सारे इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, और जब से ईवीएम आया तब से कुछ पार्टियों के द्वारा लगातार इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रह गए। लेकिन कालांतर में ईवीएम जो है अभी वर्तमान में समसामयिक समय में सबसे विवादित विषय है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ईवीएम के द्वारा जो भी वोट हो रहे हैं
वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, जो भी चुनाव हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है, और कोई पार्टी भी से, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे कि 2014 का चुनाव था, 2019 का चुनाव था, तो यहाँ पे इन दोनों चुनावों पे, लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ एकमात्र पार्टी बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। तो कई अन्य पार्टियों के द्वारा, क्षेत्रीय दलों के द्वारा आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि जो चुनाव का प्रणाली है, जो माध्यम है, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम खराब है। क्योंकि किसी राज्य में क्षेत्रीय दल को एक भी वोट नहीं मिले। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्रीय दल को लगता है कि इस जगह से तो मैं जीत ही जाऊंगा, यहाँ पे मेरे वोट है, सबका कैलकुलेशन होता है ना, जातिगत बहुत सारे क्षेत्र हमारे आपको पता है, तो सब कैलकुलेट करके रखते हैं और उस कैलकुलेशन से उनको स्पष्ट होता है कि हाँ यहाँ पे तो मैं जीत ही जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन जब वोट का रिजल्ट आता है तो पता चलता है वो जीरो पाता है, तो जीरो पाता है तो उसको भी शक होता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ईवीएम को हैक किया जा सकता है क्या। ऐसे लेकर बहुत मामले आए, मैं अभी आपको मामले भी बताऊंगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा ईवीएम के बारे में समझते हैं कि ये आई कैसे, कब इसको लेकर के आया गया। तो ईवीएम की थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं। तो आपको पता है कि पहले मत पत्रों के माध्यम से क्या किया जाता था, और आपको पता है इतना बड़ा देश है, कितना पेड़ काटोगे एनवायरनमेंट को लेकर के भी, क्योंकि कागज का उपयोग होता था पहले। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम ये है कि कागज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इससे भी ई कचरा, पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे बड़ी चीज है कि कई बार जो है उसका जो है बहुत ज्यादा आप बूथ लेवल पे लूटपाट होती थी, बूथ को हाईजैक कर लिया जाता था। तो मत पत्रों के उपयोग से बहुत सारी समस्याएं थी। मत पत्रों का पहले उपयोग होता था, बूथ हाईजैक कर लिए जाते थे, और कई जगह पे जो है पेटियां बदल दी जाती थी, कई जगह पे गणना काउंटिंग गलत होती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मत पत्रों का पहले जो प्रयोग हुआ करता था, जो हम अपने बैलेट पेपर के माध्यम से मुहर लगा के विजयी बनाते थे, अब मुहर लगाने वाला काम खत्म हो गया। अब किसका प्रयोग किया गया, अब जो है मुहर की जगह पे प्रयोग किया गया बटन का, कि भैया ईवीएम के माध्यम से इसका। लेकिन जब से ईवीएम आया तब से विवाद में है, लगातार विवाद में है। तो आज जो है मैं समग्रता से इसे बताता चला जाऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, पेन कागज उठा करके चीजों को लिखिएगा, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। तो मत पत्रों के उपयोग से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं से निजात पाने के लिए, प्रौद्योगिकी के विकास का लाभ उठाने के लिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, विज्ञान का काल आ रहा है ना। पहले इतना साइंस डेवलप भी नहीं था, चीजें भी इतनी डेवलप नहीं थी। तो इसके उद्देश्य से जो निर्वाचन आयोग है, दिसंबर 1977 में इन्होंने ईवीएम का विचार सामने रखा। इन्होंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जानी चाहिए। देखो अभी जैसे कोरोना काल है, अभी सब लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा माध्यम बनाइए जिससे लोग घर बैठे भी वोट दे सके। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ऐप बेस्ड या आधार कार्ड से लिंक, या कुछ एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली भी डेवलप होनी चाहिए जिससे लोग घर बैठे वोट दें, कोविड संक्रमण ना फैल सके, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक में मत पत्रों की जगह ईवीएम आए। अब देखो फ्यूचर में क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करेंगे, क्योंकि कोविड तो हमेशा के लिए आ गया, और ऐसे 2-4 वायरस और आ गए जो हमें घर में बैठा दे, सब कुछ हमें खत्म कर दे। तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो मत पत्रों के उपयोग से जुड़ी हुई जो विशेष समस्याएं थीं, उनसे निजात पाने के लिए, प्रौद्योगिकी के विकास का लाभ उठाने के उद्देश्य से आयोग ने दिसंबर 1977 में क्या किया, ईवीएम के प्रयोग करने का विचार रखा। 1977 मतलब जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 1997 पे। क्लियर है, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक तो मतदाता को संशय नहीं होगा, जोर जबरदस्ती से कोई वोट नहीं डलवाएगा, कोई भी किसी तरीके की बूथ लेवल पे लूट नहीं होगी, और गलत व्यक्ति को वोट नहीं जाएगा। तो मतदाता बिना किसी संशय के सही ढंग से अपना वोट डाल सकेंगे। और अवैध वोट, जो मतलब कई बार क्या होता था कि उसमें जब जो आपका बैलेट पत्र के द्वारा वोट भरा जाता था, तो उसमें बहुत सारे वोटों को इलीगल घोषित कर दिया जाता था, काउंटिंग से ही बाहर कर दिया जाता था। तो इस समय भी कई प्रत्याशी हार जाते थे और बड़ा मुद्दा था उसका, विवाद का। तो अवैध वोटों की संभावना भी कम हो जाएगी। कई बार लोग जो है 2 ठप्पे मार आते थे, होता था ना कि आप क्या किए, 2 ठप्पे मार दिए, 3 ठप्पे मार दिए, तो इलीगल हो जाएगी। 2 लोगों को थोड़ा ना वोट दे सकते हो, दोगे तो 1 को दोगे। तो ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, और ऐसी संभावना होने के कारण से हमने ईवीएम का कॉन्सेप्ट चालू किया है। 1997 में ये जो है पूरी बात आई थी, 1977 में ये बात आई थी, ठीक है। लेकिन फिर संसद के द्वारा फिर ये मामला संसद पे गया, 1988 में संसद के पास मामला गया,
संसद के पास जब ये मामला गया 1988 में, तो संसद ने इस पे विचार करना प्रारंभ किया कि हाँ भाई ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो संसद ने 1988 में जो है इसको लेकर के कुछ प्रयास करने चालू किए। क्या क्या प्रयास किए? सबसे पहला प्रयास किया कि एक कानून था आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत जो आपके जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको लेकर के कुछ बताया गया है कि उनके पास उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या किया गया, एक नई धारा जोड़ी गई, एक नया सेक्शन जोड़ा गया। नया सेक्शन है आपका 61A, नया सेक्शन है आपका 61A। एक ये नया सेक्शन जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में 61A जोड़ा गया। 61 पे 61A जोड़ा गया और इसके तहत वोटिंग मशीन को प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया कि वोटिंग मशीन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये कब की बात है? 1988 की बात है। कब की बात है? 1988 की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? 1990 में एक समिति बनाई, एक कमेटी बना दी इसके लिए। उसका नाम क्या रखा गया? चुनाव सुधार समिति। ठीक है, और जिसमें अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो पार्टियां थी, विभिन्न प्रकार के जो दल थे, उन दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और उन्होंने चुनाव सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आकलन करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई और साथ में चुनाव सुधार कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 1990 में। इस कमेटी का काम यह था कि अब भाई बताइए, वोटिंग मशीन से ईवीएम के माध्यम से हमें वोट कराना है, तो इसको लेकर के वोटिंग मशीन का आकलन करना कि ये सही है, गलत है, कैसे काम करेगी, कैसे काम सही नहीं कर रही, किस तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो समिति लास्ट में इस निष्कर्ष में पहुंची कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सुरक्षित है और हम मतदाता पत्रों की जगह पे अब क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? ईवीएम का प्रयोग करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इस मुद्दे पर यह समिति कमेटी निष्कर्ष में पहुंची। कब पहुंची? 1990 में। और विशेषज्ञ समिति ने भी कहा कि जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी कि ईवीएम को किसी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता, यह मतदाता पत्र या बैलेट पत्रों की जगह पे विशेष, मतलब एक विशेष प्रकार का अल्टरनेटिव है। ऐसा करके इन्होंने पूरी चीज़ें बताई, डिस्कस की। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ईवीएम की पृष्ठभूमि थी। और इसके बाद जो है आपको पता होगा कि ईवीएम का प्रयोग जो हुआ, ईवीएम का उपयोग जो है 1999 में लोकसभा चुनाव में किया गया और इसके बाद जो है सन 2000 के बाद जो है ईवीएम का उपयोग राज्य विधानसभाओं में प्रारंभ कर दिया गया। देश के लगातार जो है अभी आप जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो सन 2000 के चुनाव हो, सन 2004 के चुनाव हो, 2009 के चुनाव हो, 2014 के लोकसभा चुनाव हो, इसके बाद जो है 1999 की लोकसभा चुनाव में पहली बार उपयोग किया गया था। फिर इसके बाद लगातार आपका जो है 2014 के बाद जो है आपका जो 2019 के चुनाव हो या फिर जितने भी राज्य, उसमें लगातार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? फिर से ये बहुत ज्यादा विवादों में आ जा रही है, क्योंकि एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिल जाना, इससे जो है कहीं ना कहीं पे ईवीएम के ऊपर भरोसा उठता जा रहा है और विभिन्न पार्टियों के द्वारा इसको लेकर के लगातार बात उठाई गई। अब आप देखिए, गोवा में चुनाव थे, है ना, गोवा में चुनाव, मणिपुर में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, अभी बीच में चुनाव थे। आपको पता हो गया सन 2000 जो आपका 17 में चुनाव थे शायद, ये 2017 में गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में चुनाव थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि प्रचंड बहुमत से कौन जीता? बीजेपी की सरकार आ गई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ गई, मणिपुर में बीजेपी की सरकार आ गई, गोवा में बीजेपी की सरकार आ गई, पंजाब में नहीं आई थी। ठीक है, तो इन चुनाव में जब नतीजे के घोषणा हुए तो घोषणा में फिर से ईवीएम को लेकर के खड़ा कर दिया, फिर ईवीएम को पकड़ ले, मतलब कि विपक्ष हारती है तो ईवीएम को लेकर खड़ा कर देती है कि हम नहीं हारे, हमारा तो जनता के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत भरोसा है, अपने काम वाम का आकलन नहीं करेंगे, सीधा ईवीएम को लाके खड़ा कर देंगे कि ये जिम्मेदार है, इसमें छेड़छाड़ की गई है, जनता ने तो हमारी वाली ही बटन दबाई थी और हमारी वाली बटन बीजेपी को कैसे चली गई। तो ऐसे करके बहुत सारे बवाल उठने चालू हो गए, राजनीतिक बयानबाजी होनी चालू हो गई और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वोटों की गिनती की गड़बड़ी की साजिश, मतलब आप समझिए कि पहले जो बैलेट पेपर हुआ करते थे, जो ठप्पा मार प्रणाली थी कि आप जो है कागज में जाकर ठप्पा मार के आते थे, उसमें तो बहुत बड़ी स्तर की गड़बड़ी थी। तो ईवीएम उससे तो कारगर थी ही, लेकिन अब फिर से ईवीएम को लाके खड़ा कर दिया और
भारत को डिजिटल इंडिया की ओर लेके जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। तो अब बहुत सारे राज्यों ने कहा कि हम बैलेट बॉक्स से कराएंगे। अब हमारे यहाँ पे चुनाव बैलेट बॉक्स से होने चाहिए, ईवीएम को हटाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ऐसे नारे। अब आप लोग भी ईवीएम हटाओ ईवीएम, तो कह रहे हैं कि फिर से हम ठप्पा मार प्रणाली पे आ जाएंगे, फिर से वही बैलेट पेपर पे ठप्पा मारो और वोट दो। लेकिन अब आप खुद सोचो, देश की इतनी बड़ी आबादी है, अब तो एक दिन में चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। यदि वो ठप्पा प्रणाली चालू हो गई तो आपका रिजल्ट आते आते सदियों लग जाएंगे, है ना। 4 से 6 दिन पता चला रिजल्ट आते आते लग गया, सरकार बनते बनते लग गया। ऐसे में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें गड़बड़ी हो रही है, रिकाउंटिंग की बात होती है कि दोबारा गणना कर लो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। पूरी पेटियों का घोटाला भी हो सकता है। पुरानी बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, आप देखिए किस तरीके से दबंग टाइप के लोग काम करते हैं। तो अब आपको पता होगा कि जब ये चुनाव हुए विभिन्न राज्यों में, 2017 से बहुत मुखर मांग निकली। 2014 में तो लोगों को लगा मोदी लहर है, सब जीत गए, लेकिन बाद में फिर लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये सब ईवीएम का झोलझाल है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता के खिलाफ क्या कर दिया कि आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें खासकर जो है मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। तो 2017 में ये मामला बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि जो है बसपा एक तरफा बहुत बुरी तरीके से हारी, बसपा बहुत बुरी तरीके से आई। बीएसपी की बहुत कम सीटें थी, मुझे याद भी नहीं है। एक तो लोकसभा में बहुत बुरी हालत होगी, लोकसभा में तो 0 हो गई। मतलब कोई भी नहीं सोच सकता कि इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और ये अचानक से 0 सीटें ले आएगी। तो वैसे उसका सदमा, एक तो मायावती जी को उसका सदमा लगा। फिर उत्तर प्रदेश हाथ से चला गया, हाथ से माया मुलायम के हाथ में उत्तर प्रदेश रहा करता था एक समय। अब भाजपा आ गई, बीजेपी आ गई और प्रचंड बहुमत से आ गई, पूर्ण बहुमत से आ गई, तो सदमा लगना बनता है। तो इनको सदमा लगा, ठीक है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। देखो मैं कहानी टाइप में आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया 2017 में, ठीक है। 2017 में ज्ञापन सौंपा गया, 11 मार्च को एक ज्ञापन सौंपा गया था। 11 मार्च 2017 को बीएसपी ने क्या किया, ईवीएम के खिलाफ एक ज्ञापन सौंप दिया। किसको? चुनाव आयोग को। उसने कहा कि ईवीएम गड़बड़ है, हमें बैलेट पेपर का प्रयोग करना चाहिए, ईवीएम के साथ हैकिंग हुई है, ईवीएम जो है खराब है। तो ऐसे में चुनाव आयोग इस बात को क्यों मानता? उसने कहा सब गलत बात है, सब झूठी बात है। और उसने इसका क्या किया, इस ज्ञापन का उसने क्या किया, एक विस्तृत जवाब तैयार किया। और जवाब में उसने कहा, इसको खारिज कर दिया। पहले जो आरोप लगाया गया कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम जो है ये चुनाव हराती जिताती है और ये जेन्युइन वोट नहीं है, तो इस आरोप को चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बोला ये आरोप सही नहीं है, ईवीएम जेन्युइन चीज़ है। ईवीएम जेन्युइन चीज़ का मतलब ये है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसको किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो एल्गोरिदम है, इसका जो मैकेनिज्म है, उसको किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी कि ये नेटवर्किंग के माध्यम से नहीं चलता है ना। तो बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ईवीएम की छेड़छाड़ की आशंका को पूरी तरीके से खारिज। देखो एक चीज़ समझते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में कहीं ना कहीं पे लगता है कि भाई कोई चिप बदल दी गई, कोई किसी भी तरीके का एल्गोरिदम बदल दिया गया, किसी तरीके से इसको हैक कर लिया गया। तो बहुत सारे साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो मशीन है, ये इंटरनेट से तो कनेक्टिंग नहीं है, लेकिन साइबर क्राइम में ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, और गिनती के दौरान जो है इसके एल्गोरिदम में मैकेनिज्म को छेड़ा जाए। ऐसी करके बहुत सारी बातें जो है बहुत सारे विशेषज्ञ करते रहे, और करने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, भैया कि आप सुप्रीम कोर्ट करे कि ईवीएम को बचाइए, नहीं तो हम पार्टी खत्म हो जाएंगे, हम तो चुनाव में जीतेंगे नहीं, जो पार्टी सत्ता में है वो इसका दुरुपयोग करेगी, और दुरुपयोग करने के मामले में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस तरीके की चिंता जताना प्रारंभ किया, और आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सब मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को भेजा नोटिस कि भैया बताइए ईवीएम को लेकर इतना अविश्वास फैल रहा है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे।
तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ईवीएम में कोई भी तकनीकी, कोई भी प्रशासनिक सुरक्षा के चलते इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश ही नहीं है। पहली बात, ईवीएम में एक बार जब वोट पड़ जाता है, पढ़ने के बाद फिर इसको हम सील पैक कर देते हैं और वोटिंग मतगणना के दौरान ये ओपन होती है और प्रशासनिक सुरक्षा इसको दी जाती है। बाकायदा प्रशासनिक सुरक्षा, साथ साथ सेना का भी, इसमें सेना को भी डिप्लॉय किया जाता है, तो संभावित छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे ईवीएम का जो ये मामला था बहुत सारे हाई कोर्ट में गया। मद्रास हाई कोर्ट में सन 2001 में ही चला गया था, सन 2001 में मद्रास हाई कोर्ट में मामला गया। 2017 तो मैं अभी बता रहा हूँ, अब तो मामला मुद्दा थोड़ा गहमा गहमी में इसलिए क्योंकि हर जगह से एक ही पार्टी जीत रही थी, है ना। आप खुद देखिए 2014 के बाद विभिन्न राज्यों में एक ही पार्टी का वर्चस्व, एक ही पार्टी का परचम जो है लहरा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे वो पार्टी खत्म होती जा रही है। पंजाब में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस का शासन है। राजस्थान में बीजेपी नहीं है ना। मध्य प्रदेश में बीजेपी येन केन प्रकारेण आ गई, बाहर हो जाती। बिहार में भी आप देखेंगे तो बीजेपी येन केन प्रकार आ गई। अभी बंगाल में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी नहीं, येन केन प्रकारेण। तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी का शासन नहीं। उड़ीसा में नहीं है ना, बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है। लेकिन शुरुआत में बीजेपी हर जगह से जीत रही थी, तो क्षेत्रीय दलों की आशंका थी और लगातार जो है, एक बार मद्रास उच्च न्यायालय में 2001 में, वो केरल उच्च न्यायालय में 2002 में, दिल्ली उच्च न्यायालय में 2004 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2004 में, और इस समय लगातार सुप्रीम कोर्ट में, मतलब समसामयिक टाइम पे। लेकिन इससे पहले भी ईवीएम को लेकर के जो है मद्रास हाई कोर्ट में 2001 में गए हैं, केरल हाई कोर्ट में 2002 में गए हैं, फिर 2004 में दिल्ली और कर्नाटक हाई कोर्ट में गए हैं। तो सभी उच्च न्यायालयों ने चुनाव आयोग को बताया कि भैया एक काम करो, पहले क्लियर करो इस मामले को, बार बार सभा रहे हैं, क्या करें ये बताइए। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए जो हाई कोर्ट है, वो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ने क्या किया, एक खुली चुनौती दे दी। निर्वाचन आयोग ने एक खुली चुनौती दी कि यदि कोई व्यक्ति ईवीएम को, पहले निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक किया ही नहीं जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है, ईवीएम को किसी भी तरीके से, तो वो आए हमारे पास और हैक करके दिखाए। और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के बोला भी कि हम हैक कर देंगे। दिल्ली जो विधानसभा, उसमें आपने देखा था किस तरीके का ड्रामा हुआ था, वहाँ पर ईवीएम को लेकर के पहुँच गए और उसको हैक करने के दावे करने लग गए। लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बाकायदा पूरा का पूरा सिनेरियो चलाया गया, उसमें कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई, आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे उसकी वीडियोग्राफी भी पड़ी हुई है। तो ईवीएम को हैक करने को लेकर के लगातार जो है बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, और जब चलने प्रारंभ हुई और इसके बाद जो है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की तकनीकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी दलीलें दी और ये बताया कि ईवीएम को किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, रोकथाम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए उसने बताया, सबसे पहली चीज़ बताया कि जो ईवीएम बनाई गई है, ईवीएम जो बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनाई गई है, ये क्या है, इसमें एक प्रोग्रामिंग की गई है, और इसमें जो प्रोग्राम बनाया गया है ये वन टाइम प्रोग्राम होता है, यानी एक बार इसका प्रयोग करते हैं, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो वन टाइम प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। इस पर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके की चिप होती है, इसमें एक प्रकार की चिप लगती है, अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं किसी सेशन में आपको पूरी ईवीएम और उसके अंदर क्या होता है कैसे, तो वीडियो भी पड़े हो, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो इसमें एक प्रकार की चिप लगी रहती है जिसको बोलते हैं मार्क्ड चिप। इसमें एक मार्क्ड चिप लगी रहती है और मार्क्ड चिप के तहत ही वो वन टाइम प्रोग्रामिंग होती है। एक बार इसका उपयोग करने के बाद उस चिप को फिर से दोबारा आपको प्रयोग करना होता है। तो इसमें कहा गया कि इसी में पूरा डेटा जो है, इसी चिप में पूरा डेटा जो है, जो आप जाते हैं बटन दबा के आते हैं, किस प्रत्याशी पे आप बटन दबा के आए, इसी चिप में डेटा स्टोरेज होता है और बाद में इसी के माध्यम से काउंटिंग होती है। तो उनका कहना है कि एक बार के बाद हम इसे खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इस पर किसी तरीके की छेड़खानी नहीं होती। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दूसरी बात क्या कही, निर्वाचन आयोग ने कहा कि मशीन को किसी भी तरीके से कोई वायर के तहत नहीं जोड़ा जाता, मतलब कोई ऐसा नहीं है, वायरलेस मशीन है, ये पूरी तरीके से वायरलेस मशीन है। इस मशीन को किसी भी तरीके की नेटवर्किंग नहीं की जा सकती, इसको इंटरनेट से नहीं कनेक्ट किया जा सकता, इस मशीन को इंटरनेट के द्वारा कनेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जब इस मशीन को इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी नेटवर्किंग नहीं की जा सकती, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ऐसे में
किसी भी तरीके से इस मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इस मशीन के साथ हैकिंग नहीं की जा सकती, ऐसी बात निर्वाचन आयोग ने दोबारा कही। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईवीएम बनाने की संस्था है, एक तो इसको डिफेंस मिनिस्ट्री बनाती है, रक्षा मंत्रालय, ईवीएम कौन बनाता है? डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, बीईएल के द्वारा, बीईएल, और एक संस्था है आपकी ईसीआईएल। ईसीआईएल मैं आपको बता रहा हूं, दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पहला है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक संस्था ये है, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और दूसरा आपका है ईसीआईएल। ईसीआईएल ये परमाणु ऊर्जा आयोग जो आपका है, जो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये दोनों संस्थाएं मिलकर ईवीएम बनाती हैं, है ना। तो ये ईवीएम में जो अधिकारी हैं, दोनों एक दूसरे को, कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं, अलग अलग तरीके से इन हाउस तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा 2 से 3 इंजीनियरों के द्वारा चुनिंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समूह सोर्स के द्वारा इसे डिजाइन किया जाता है। इसमें किसी भी तरीके से हम किसी कंपनी से ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना किसी तरीके से इसको करते हैं। और जब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम पूरा हो जाता है तो उसका परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, आकलन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, विनिर्देशों और स्वतंत्र परीक्षण के लिए इसको दिया जाता है। और इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो ईवीएम बनाई गई है, इसमें जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो जो वर्तमान में जो मतलब जो उसकी डिमांड है, जो उसकी नीड है, उसके अनुसार काम करेगा या नहीं करेगा, तो वन टाइम है या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम बाकायदा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ईवीएम में 1 मिनट में केवल 5 वोट डाले जा सकते हैं। 1 मिनट में 5 वोट डाले जा सकते हो, तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि कितने वोट डाले गए, उसमें जेन्युइन कितने हैं, कितने फर्जी हैं, सब पता चल सकता है, इजीली पता चल सकता है। तो ईवीएम में 1 मिनट में 5 वोट डाले जा सकते हैं, इसका भी जो है इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन में एक माइक्रोचिप लगी रहती है, और माइक्रोचिप में ही सारा का सारा वोट स्टोर होता है, और इस चिप को हम 10 साल तक सुरक्षित रखते हैं अपने पास। इस चिप को 10 साल सुरक्षित रखते हैं, ताकि यदि किसी भी तरीके से किसी को कोई शंका होती है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको अपने पास एज अ डेटा रख सकें। और एक चीज़ और है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने और कहा कि हम कड़ी निगरानी रखते हैं, पुलिसिया बहुत सारे यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि कोई जो है जो ईवीएम मशीन है, यदि आप उसको दबाएंगे तो एक बार में केवल एक ही वोट डालती है, यानी इसमें रियल टाइम घड़ी लगी है, पूर्ण डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है। और जब एक बार इसको कोई दबाता है, जैसे आप ईवीएम पे जाएंगे, ईवीएम मशीन पे एक बार बटन को दबाएंगे तो एक बीप करती है, और बीप के अंतराल पे यदि आप दोबारा उसे दबाते हैं, तिबारा दबाते हैं, तो आपका एक ही वोट माना जाएगा, उसमें मल्टीपल वोट नहीं पड़ते हैं। जब एक बीप, उसमें एक बीप पड़ेगी, बीप को आप दबाएंगे, दबाने के बाद जब उसके बाद आप फिर हट जाएंगे, दूसरा पर्सन आएगा, तब वो दबाएगा। तो यानी कि आप चाहें कि ईवीएम पे जाके लगातार खटखट 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 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल टाइम वोट पड़ जाएगा। रियल टाइम पे काम करती है, ये रियल टाइम पे काम करती है। इसमें एक गतिशील यूनिट होता है, जिसको हम बैलेट पेपर, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों के बीच में लगाते हैं। तो इससे ये क्या होता है, आपका रियल टाइम पे काम करता है, पूर्ण डिस्प्ले सिस्टम इस पे होता है, और हर बार बटन दबाने से ये जो है, इसमें समय और डेट दोनों अंकित होता रहता है, इसलिए इसमें भी किसी तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि किसी तरह की लूट खसोट नहीं हो सकती है, प्रशासनिक जो है नियंत्रण पाया जाता है। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग का कहना है कि जो राजनीतिक दल के, और एक चीज़ और है, जब जनगणना होती है, जब जनगणना कराई जाती है, तो जनगणना के दौरान जो है हर एक पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ पे सक्रिय तौर पे मौजूद होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा वो नंदीग्राम का मामला, नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो थी, पहले खबर आती है कि ममता बनर्जी जीत गई, और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी को हरा दिया उन्होंने। तो कई बार जो है गलत जानकारी और इनके कारण से भी बड़ा भ्रम फैलता है। लेकिन वास्तव में ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि जब जनगणना होती है या जब चुनाव वोट होता है, तो वोट के दौरान भी बहुत सारे जो है राजनीतिक प्रतिनिधि, जो हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जब चुनाव की गिनती की जाती है, तब भी राजनीतिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी होती है। इसके कंपनी के जो बनाने वाले इंजीनियर हैं, उनके द्वारा ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच भी की जाती है। और ईवीएम को, जब ईवीएम में एक बार
वोट कैद हो जाते हैं, सब लोग वोट डाल देते हैं, तो उसकी जो कंट्रोल यूनिट है, जिसमें वोट स्टोर होते हैं, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। और सील करने के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का उस पर साइन करवाया जाता है, हस्ताक्षर करवाया जाता है। जैसे आप लोग का होता है ना, परीक्षा हॉल पे आप लोग जाते हो, तो परीक्षा हॉल पे जाने के बाद जब आपका पेपर आता है तो पेपर पूरी तरीके से सील होता है, आपको एक बार दिखाया जाता है कि देखो पेपर सील है कि नहीं है। आयोग क्या करता है, एक सील लगा करके पेपर आप लोग को भेजता है, और आप उसको, उसमें 2 बच्चों के साइन भी करवाए जाते हैं। साइन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि बच्चे बताएं कि हाँ पेपर सील था। 2 वहां पे गवाह चाहिए होते हैं, एविडेंस के तौर पे, साक्षी के तौर पे, कि उन्होंने साक्षी होकर के देखा कि हाँ ये सील में था, ये सारी चीजें थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईवीएम होती है उसको भी क्या किया जाता है, उसकी कंट्रोल यूनिट जो होती है, कंट्रोल यूनिट को क्या करते हैं, एक सील कैबिनेट में उसको, ये पूरी कंट्रोल यूनिट, यही कंट्रोल यूनिट है, इसको सील कर दिया जाता है, ठीक है। और सील करने के बाद राजनीतिक जो दल के हैं उनके प्रतिनिधियों के जो है प्रतिनिधियों को रखा जाता है, उनको जो है उनके साइन लिए जाते हैं। और इसके बाद जो है जहाँ पे वोटिंग कंट्रोल यूनिट, उसको स्ट्रांग रूम बोला जाता है, स्ट्रांग रूम एक बना दिया जाता है जहाँ पर वोट पड़ते हैं, मतगणना पड़ते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रांग रूम पर इसको जो है रख दिया जाता है जितने भी होते हैं, और मतगणना दिन वाला फिर खोली जाती हैं, ठीक है। मतगणना के बाद जो है प्लास्टिक कैबिनेट नियंत्रण इकाई को खोला जाता है, और इसको खोलने के लिए जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनके द्वारा बाकायदा साइन की जाती है। इसको बीच में नहीं खोला जा सकता किसी भी तरीके से। तो ये जो है पूरा का पूरा इन्होंने बताया कि एक पूरा तरीका हमने बनाया है, और इसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं पे, तो कहीं ना कहीं पे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग ने बताई हैं। और निर्वाचन आयोग इस पे देखो, एक मैं पूरा वीडियो लाऊंगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ें लेकर के आई गई जिसको बोलते हैं हम लोग वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको बोलते हैं BBPAT। ये आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन आपकी कौन सी है, जैसे आपने वोट डाला BBPAT, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी प्रारंभ हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2010 से इसको प्रारंभ किया गया है, लेकिन अब जो है इसको बड़े स्तर पे प्रारंभ कर दिया गया है। इसको बोलते हैं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप इस पे कोई बटन दबाते हैं, किसी पर भी इस पे बटन दबाते हैं, तो बटन दबाने के बाद जो है यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपने जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो सही जगह पे वोट गया है या नहीं गया है, ठीक है। और इससे जो है एक जो है आपका एक जो है स्लिप भी निकलती है, लेकिन वो स्लिप आपको नहीं दी जाती, वो स्लिप आपको नहीं मिलती, वहीं पर रहती है, ताकि मतगणना के बाद यदि इसमें कोई तरीके की दिक्कत आती है, कोई खामी आती है, तो इसके माध्यम से हम जो है कम से कम मतदान को क्या करें। तो निर्वाचन आयोग ने 2010 में राजनीतिक दलों के साथ मंत्रणा की, और इसकी पारदर्शिता को बढ़ाने की दृष्टि से मतदाता संपादन के लिए, मतदाता सत्यापन के लिए कि कितने मत किसको मिले, क्या किया, BBPAT का प्रयोग किया, BBPAT का प्रयोग किया। इसको बोलते हैं वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका उपयोग करने का विचार किया, और BBPAT लागू करने का मतलब ये है कि नियंत्रण इकाई के माध्यम से जो ये कंट्रोल यूनिट है, इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, इसके माध्यम से जो भी वोट पड़ा उस वोट को यहाँ पर दिखाया जाता है, और इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी होती है। इसमें जो है उम्मीदवार का नाम आता है, उसका चुनाव चिन्ह आता है, कागजी पर्ची भी निकलती है, और किसी भी तरीके का यदि कोई विवाद होता है तो उसकी भी काउंटिंग की जा सकती है, उसकी भी काउंटिंग हम की जा सकती है, ठीक है। उसकी जब काउंटिंग हम करते हैं तो काउंटिंग करने के बाद जो है हम इसके विवाद को, तो देखो ये निर्वाचन आयोग तो कहेगा ही, निर्वाचन आयोग का यही पक्ष है। और अभी तक जो है जितने भी एविडेंस आए हैं, किसी ने भी ईवीएम को हैक नहीं किया है, किसी ने भी ईवीएम को हैक करके दिखाया नहीं है, ऐसे कोई भी किसी भी तरीके के प्रमाण नहीं मिले हैं। और साथ में जो ये BBPAT है, ये कंट्रोल यूनिट से आपका जुड़ा रहता है, और इससे जो है 7 सेकंड के लिए कागजी पर्ची आपको दिखाई देती है। जब आप इसमें वोट डालेंगे तो यहाँ पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी, एक बीप की आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आने के बाद आप अपनी बटन दबाएंगे, बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो बटन दबाया वो सही व्यक्ति को गया कि नहीं गया, ठीक है। तो इससे जो है जून 2014 में आयोग ने 2019 में जितने भी चुनाव हुए हैं, आप 2019 का लोकसभा यदि चुनाव दिया है, आपने वोट डालने गए हैं, तो उस वोट डालने पर सब जगह पे BBPAT का प्रयोग किया गया था। तो इससे भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इससे भी जो है एक सत्यापन बढ़ता है, और विश्वसनीयता को लेकर के निर्वाचन आयोग लगातार पे इसको लेकर के काम करता है, ठीक है।
अब देखो, चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में ईवीएम के कार्य को दोषमुक्त तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रणाली विकसित की गई है। इसमें भारत के निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को सुरक्षित करने के लिए कागजात को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट है। देखो, निर्वाचन आयोग लगातार इस चीज़ को नकार रहा है कि इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने बोला है कि देश में चुनाव प्रक्रिया में उपयोग में लाई गई भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम मशीनों को जोड़ तोड़, छेड़छाड़ उसकी नहीं की जा सकती है, और इस तरीके के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो साक्ष्य विहीन आरोप है और इनको नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। ईवीएम मशीन पूरी तरीके से सेफ है और इसको किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति क्या है तो इससे नागरिकों को अविश्वास में ना लाया जाए, बार बार नागरिकों को अविश्वास न विकसित किया जाए, क्योंकि हर बार होता है कि कोई पार्टी जीतती है तो वो जो है नागरिकों के, तो ये पूरी तरीके से सत्य है। इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि अभी तक कोई भी व्यक्ति यह प्रदर्शित नहीं कर पाया है कि ये जो ईवीएम मशीनें, इन पे छेड़छाड़ की जा सकती, किस तरह का जोड़ तोड़ किया जा सकता है। अभी तक जो भी सामने निष्कर्ष निकल के आए तो ईवीएम प्रणाली को लेकर के निश्चित तौर पे, क्योंकि इससे निर्वाचन आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, और निर्वाचन आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह का मतलब है कि जनता के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो दोषमुक्त समझ जाता है। जैसे कि एग्जाम में पर्चा लीक हो जाना, तो पर्चा लीक हो जाने जैसा ईवीएम में भी गड़बड़ी करा देना और उससे जीत जाना जबरदस्ती। आप देखते हो ना, परीक्षाओं में होता है पूरा का पूरा पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक में कुछ बच्चे होते हैं जो कि उसी लीक का फायदा उठाते हैं, और तो ये लीक करवाया जाता है बाकायदा। तो ऐसे ईवीएम में होने लग जाएगा तो फिर कंडीशन, तो निर्वाचन आयोग कहता है अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, और जो गलत फहमी है, जो अफवाह है या इससे जुड़े हुए संदेह हैं, उनको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग लगातार इन पे अचूक जितने भी, तो अब निर्वाचन आयोग को देखो होना करना क्या चाहिए, इसके विश्वास को प्रकट करने का दावा तो लगातार वो करता है, और इसको जो है विश्वास को प्रकट करने के लिए उसको लगातार नागरिकों को ईवीएम मशीनों को लेकर के अवेयर करते रहना चाहिए। इसके सुरक्षा को लेकर जितने भी मानक प्रयोग किए जाते हैं उसको करना चाहिए, लेकिन साथ ही किसी भी तरीके का कोई भी साइबर क्राइम ना हो, किसी भी तरीके से इनको हैक ना किया जाए, किसी भी तरीके से इनको लेकर कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो इसको लेकर के वो साइबर क्राइम के जितने भी सुरक्षा मानक हैं उनको लगातार वो देखता जाए, और इससे हुई यदि ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, ऐसा कुछ गड़बड़ी देखी जाती है, तो उसको गड़बड़ियों को रोकने का प्रयास किया जाए। और आवश्यक है कि ईवीएम जैसी अहम डिजिटल मशीन की सुरक्षा की दोबारा जांच की जाए, यानी कि अगेन टू अगेन इसकी जांच की जाए और नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, यही जरूरी है। और हम दोबारा जो है बैलेट पेपर में नहीं जा सकते, क्योंकि बैलेट पेपर पे खामियां थी, उसमें तो बड़े स्तर की खामी होती थी, पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जाता था, गन पॉइंट पर चुनाव होते थे, तो वो चीज जो है इससे जो रुकी है। तो हम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ईवीएम मशीन पे अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम निर्वाचन आयोग का है, वो नागरिकों को चीजें बते। देखो, आप लोग हमेशा मुझसे बोलते हो कि क्वेश्चन की एंडिंग कैसे करें। एंडिंग करने के लिए हमेशा सकारात्मकता में लाके खड़ा करना है, सोल्यूशन देना है आपको एंडिंग में। सोल्यूशन आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, निष्कर्ष के तौर पे क्या बोल सकते हो? निष्कर्ष के तौर पे बोल सकते हो कि भारत का निर्वाचन आयोग अभी भी ईवीएम मशीनों को अचूक होने के लिए, यानी कि अपने विश्वास को लगातार वो ईवीएम मशीन पे विश्वास को प्रकट करने का दावा कर रहा है। हमेशा की तरह ईवीएम मशीनों को छेड़छाड़ मुक्त होने को लेकर के कार्य कर रहा है, और इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि अभी तक भारत में सफल तौर पर ईवीएम मशीनों के माध्यम से चुनाव किए गए हैं। लेकिन साइबर सुरक्षा नीति के मद्देनजर इसकी सुरक्षा परतों पर दोबारा विचार करने में कोई बुराई नहीं है। निर्वाचन आयोग को एक बार फिर से इसकी जांच करनी चाहिए, और जो भी इसके लेकर आरोप लगा रहे हैं उन सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको विश्वास में लेकर के आना चाहिए, और इस तरीके की गड़बड़ी, यदि किसी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, और ईवीएम जैसी जो डिजिटल मशीन है उसकी सुरक्षा की दोबारा जांच की जानी चाहिए। ऐसा जो है आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो है आप जो है ओवरऑल किसी तरीके से ईवीएम प्रणाली को लेकर के जो पूरा का पूरा कंडीशन
है, इसको निर्वाचन आयोग को विश्वसनीयता बढ़ाने का मूल काम निर्वाचन आयोग का ही है। तो देखो लगातार इसको लेकर प्रश्न चिन्ह आते रहते हैं, आप लोग भी लगातार जुनते रहते हैं, जनता को मूर्ख बनाया जाता है कई बार और निर्वाचन आयोग हर बार, लेकिन जब भी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह किया जाए तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि जनता के सामने आकर के इसके पुख्ता प्रमाण दे, लगातार इसको बताए कि सुरक्षित है, दोबारा इसकी जांच करे। और एक चीज आप लोग को बता दूं, अभी तक ईवीएम को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिले, इसलिए कोई भी इसके विपक्ष में क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेगा, सब लोग पक्ष में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? स्पष्ट है? तो ये थोड़ा सा देखो मैंने बहुत स्पीड में बहुत सारी चीज़ें बता डाली, बहुत सारे तथ्य हैं जो दिमाग से कई बार निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको पॉजिटिव पॉइंट पे ला करके छोड़ना है ईवीएम को, ठीक है? पॉजिटिव पॉइंट पे ला के छोड़ना है। आगे मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आगे अभी ऐसा नहीं कि मैं पहली बार अभी ईवीएम प्रणाली को लेकर एक अलग से पूरा का पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या ईवीएम सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर के पूरा जो आपको डिजिटली वीडियो के तौर पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए एक बार जो है इसमें जितने पॉइंट मैंने बताए आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए कैसे कैसे आपको लिखना चाहिए यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछेगा, आपको भी पता है कि ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आयोग, अब लगातार आयोग पूछ रहा है ऐसे प्रश्न। तो सबसे पहले आपको ईवीएम की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए, शुरुआत आपको ईवीएम की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। फिर इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, हाल फिलहाल के जो चुनावों पर एलिगेशन लगाए गए हैं उनके बारे में आपको लिखना चाहिए। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उन आरोपों को किस तरीके से खारिज किया, कैसे निर्वाचन आयोग ने बताया कि ये इसमें किस तरीके से कोडिंग होती है, कैसे जो है वोट डलवाए जाते हैं, कैसे जो है, तो ये सारी चीज़ सुरक्षात्मक जो भी मानक प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में आपको जो है यहाँ पे लिखना चाहिए। इसके बाद जो है आपको अंत में जो है कंक्लूजन लिखना चाहिए और कंक्लूजन में दोनों पक्षों को समाहित कर देना चाहिए। उनका पक्ष भी जो ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठाना जरूरी है, और जो लोग जो मतलब कि जो विपक्षी पार्टियां जो बार बार प्रश्न चिन्ह उठाती होती हैं उनके पक्ष को भी, कि यदि ये पक्ष उठाया जाता है तो निर्वाचन आयोग को चाहिए कि सामने आकर के इसका सामना करे और सामना करके जनता को विश्वास दिलाए कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। यहाँ पे आकर के आप प्रश्न के निष्कर्ष में छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है? स्पष्टता, ठीक है? तो चलिए ये रहा इस चीज़ का क्वेश्चन।